सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का दूसरा अध्याय, इसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज इस अध्याय का हमारा 11वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने 10 पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के कंप्लीट कर रखे हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पृष्ठ में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम बात करेंगे निषेचन या जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस के बारे में। निषेचन से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें याद रखनी होंगी जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसे हम बोलते हैं क्या, पराग स्त्रीका संकर्षण यानी कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि परागण के बाद जब परागकोश से परागकण निकल करके कहां पर आ जाता है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाता है। तो पुष्प के वर्तिकाग्र और परागकण के कोशिकाओं के बीच क्या होता है, कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ये रासायनिक क्रियाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि क्या परागकण उसी जाति के पुष्प का है या फिर नहीं। मान लीजिए कोई पुष्प है चमेली का, अब इस चमेली में जो वर्तिकाग्र होगा उस पर जब कोई परागकण आकर गिरता है, तो अगर वह परागकण चमेली के ही पुष्प का हुआ तो क्या होगा, वो वर्तिकाग्र उस परागकण को परागनलिका का निर्माण करने देगा। और अगर वह परागकण उसी जाति का नहीं हुआ तो वहां पर परागनलिका का निर्माण नहीं करने देगा। यानी कि कहीं ना कहीं परागकण और वर्तिकाग्र के बीच कुछ रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। ये रासायनिक क्रियाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि परागकण क्या उसी जाति के पुष्प का है। अगर परागकण उसी जाति के पुष्प का हुआ तो परागनलिका का निर्माण होगा, अदरवाइज परागनलिका का निर्माण नहीं होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पराग स्त्रीकरण संकर्षण या पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोला जाता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा था, इसलिए इस टॉपिक को बताना जरूरी रहा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। अब अगर दूसरे टॉपिक की बात करें तो इसे बोलते हैं परागकण का अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन किस तरीके से होता है, यानी कि जो उसमें परागनलिका का निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है, इसकी बात करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब परागण के थ्रू परागकण आकर के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि वर्तिकाग्र पर जल की छोटी छोटी बूंदें पाई जाती हैं। अब इन जल के बूंदों को कौन अवशोषित कर लेगा, परागकण अवशोषित कर लेता है। यानी कि परागकण में जो कायिक कोशिका होती है वो इस जल को अवशोषित कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से इसका आकार बढ़ता जाता है। अब आकार बढ़ता जाता है तो आपको परागकण में बताया गया था कि इसमें जर्मपोर यानी कि जनन छिद्र मिलते हैं। इस जनन छिद्र के माध्यम से कायिक कोशिका बाहर निकलने लगती है। अब क्यों बाहर निकल रही है, क्योंकि इसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, ये जल को अवशोषित करता जा रहा है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाया गया ये परागकण, इस परागकण में ये जो लंबी संरचना आपको दिख रही है इसी को बोला जाता है परागनलिका यानी कि पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब का निर्माण कौन कर रहा है, तो कायिक कोशिका पोलन ट्यूब का निर्माण कर रही है। तो इसीलिए कायिक कोशिका को क्या बोला जाता है, नलिका कोशिका या ट्यूब सेल भी बोला जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता रखा था। तो इस परागनलिका का निर्माण कायिक कोशिका करता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये पूरा का पूरा कायिक कोशिका का बना हुआ है। अब इस कायिक कोशिका में आप देख रहे होंगे कि ये जो नलिका का निर्माण हुआ है इसमें सबसे आगे कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक है। क्यों, क्योंकि इस बोल सकते हैं परागनलिका का निर्माण इसी कायिक कोशिका के द्वारा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कायिक कोशिका इस परागकण से बाहर निकल आया है। अब कायिक कोशिका जब बाहर निकल आया है तो इस कायिक कोशिका के अंदर जो होगा उसका केंद्रक ही सबसे आगे प्रेजेंट होता है, और इसके पीछे क्या होते हैं, जनन केंद्रक होते हैं, जिसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। इन्हीं जनन केंद्र को क्या बोला जाता है, नर युग्मक या मेल गैमेट बोला जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, यह परागनलिका इस वर्तिका के माध्यम से होते हुए इस बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी, और इसी के पीछे पीछे दोनों नर युग्मक यानी कि जो दोनों जनन केंद्रक हैं वो भी इसी के पीछे पीछे आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो बीजांड के अंदर परागनलिका का प्रवेश हो रहा है ये किन किन तरीकों से हो सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तीसरा टॉपिक आपका है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, यानी कि परागनलिका किन किन तरीकों से बीजांड के अंदर प्रवेश कर सकती है, इसको हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है बीजाणु द्वारीय प्रवेश, जिसे बोला जाता है पोरोगमी। अब पोरोगमी में क्या होता है, तो आप इस फिगर में देखेंगे ये परागनलिका है और ये परागनलिका बीजाणु द्वार यानी कि बोल सकते हैं माइक्रोपाइल के द्वारा क्या हो रहा है, इस भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बीजाणु द्वारीय प्रवेश। जब परागनलिका बीजाणु द्वार यानी कि माइक्रोपाइल से होकर के भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो इसे हम बीजाणु द्वारीय प्रवेश बोलते हैं। अब याद रखिएगा ये बीजाणु द्वारीय प्रवेश पूरे आवृत्तबीजी पादपों में जो 80% पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है। यानी कि पूरे 80% आवृत्तबीजी पौधों में किस तरीके का आपको परागनलिका का प्रवेश देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा वहां पर बीजाणु द्वारीय प्रवेश ही देखने को मिलेगा। क्लियर है बात। अब दूसरा जो आपका होता है प्रवेश, उसे बोलते हैं निभागीय प्रवेश या इसे चलेजोगमी के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करें निभागीय प्रवेश की तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये परागनलिका है। अभी यह परागनलिका निभाग यानी कि चलेजा के माध्यम से होते हुए इस भ्रूणकोश में प्रवेश कर रहा है। तो इस भ्रूणकोश में जो परागनलिका है वो चलेजा यानी कि निभाग के रास्ते से प्रवेश कर रहा है, इसीलिए इसे निभागीय प्रवेश या चलेजोगमी बोलते हैं। अब ये किन पौधों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये कैजुराइना और बेटुला ये दो ऐसे पौधे थे
पौधे होते हैं जिनके अंदर निभागीय प्रवेश देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, तीसरा होता है अध्यावरीय प्रवेश, जिसे हम मीजोगेमी के नाम से जानते हैं। अब ये जो मीजोगेमी है, अध्यावरीय प्रवेश है, इसमें परागनलिका अध्यावड़ से होते हुए कहां पर प्रवेश करती है? भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अध्यावड़ वाला भाग है, ये आउटर इंटीग्यूमेंट है और ये इनर इंटीग्यूमेंट है। तो इन्हीं के माध्यम से होते हुए ये परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कर रही है। तो ये पाया जाता है किसमें? कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में। अब एक जो कुकुरबिटेसी कुल के पादप होते हैं, इनमें खीरा आता है, तरबूज आते हैं, खरबूज आते हैं, ये ऐसे पौधे आते हैं। तो याद रखिएगा, अध्यावरीय प्रवेश या मीजोगेमी किसके अंदर मिलता है? कुकुरबिटेसी कुल के पादपों के अंदर मिलता है। तो ये तीन तरीके का आपका क्या होता है? परागनलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। अब आगे अगर बात करें तो आपको यहाँ पर देख रहा होगा कि जब यह परागनलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो कैसे आखिर से मालूम चलता है कि हमें भ्रूणकोश के बोल सकते हैं जो बीजांडद्वारीय वाला भाग है उसी के द्वारा हमें प्रवेश करना है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भ्रूणकोश में ये आपको नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, यानी कि जिसमें आपको अंड कोशिका और दोनों सहायक कोशिकाएं, ये किस तरफ प्रेजेंट है? ये कहीं ना कहीं बीजांडद्वार की तरफ प्रेजेंट है। तो भ्रूणकोश चाहे निभाग के माध्यम से आए या चलेजा के माध्यम से आए या बोल सकते हैं अध्यावड़ के माध्यम से आए, इसे प्रवेश करना होगा तो भ्रूणकोश के बोल सकते हैं बीजांडद्वार वाले पोर्शन से ही प्रवेश करना होगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर सहायक कोशिका प्रेजेंट है। तो इसे इस बात का मालूम इस प्रकार से चलता है क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सहायक कोशिकाओं के ऊपर लाल लाल संरचनाएं दिख रही है। इन संरचनाओं को बोला जाता है फिलिफॉर्म संपुट, जो क्या रिलीज करती है? ये बोरॉन रिलीज करती है। ठीक है, ये बोरॉन रिलीज करती है, इस बात को याद रखिएगा। बोरॉन का होता है एक प्रकार का तत्व है, आपको मालूम है। तो ये बोरॉन रिलीज करती है और इससे क्या होता है? ये परागनलिका इसकी तरफ आकर्षित होती है। तो इसी वजह से इसको एक सही रास्ता मालूम चलता है कि हमें भ्रूणकोश में किस द्वार से प्रवेश करना है। अब जब ये परागनलिका इस भ्रूणकोश से टकराती है करके तो इसके आगे का सिरा क्या होता है? खुल जाता है। अब जब आगे का सिरा खुल जाएगा तो इसके जो बोल सकते हैं कायिक केंद्र पीछे पीछे आ रहा था वो भी नष्ट हो जाता है टकराने से। तो दो चीजें नष्ट हो जाती हैं। पहली बात तो ये परागनलिका जिस केंद्र से बोल सकते हैं जिस कोशिका से टकराएगा वो कोशिका नष्ट हो जाएगी। इसके बाद इसका जो कायिक केंद्रक होता है वो भी नष्ट हो जाता है और पीछे पीछे क्या आ रहे हैं? ये दोनों नरयुग्मक आ रहे हैं। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि इस परागनलिका के पीछे पीछे क्या आ रही है? दोनों नरयुग्मक आ रहे हैं। अब ये दोनों नरयुग्मक इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों नरयुग्मक हैं। इनमें से एक नरयुग्मक क्या करेगा? इस द्विध्रुव केंद्रक के साथ क्या करेगा? निषेचन करेगा और दूसरा नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है। तो इस तरीके से निषेचन दो बार हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार द्विध्रुव केंद्र के साथ हो रहा है और दूसरी बार अंड कोशिका के साथ हो रहा है। तो इसी निषेचन को क्या बोला जाता है? द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो आपको क्या मालूम चला द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? इसमें होता है क्या कि एक बार नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ और दूसरी बार नरयुग्मक द्विध्रुव केंद्र के साथ निषेचन करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर मैं द्विनिषेचन की बात करूं तो द्विनिषेचन की खोज किया था किसने? नवासिचिन ने। नवासिचिन ने लिलियम और फ्रिटिलेरिया, ये दो ऐसे पादप थे जिसने सबसे पहले द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को देखा था। तो खोज किया था नवासिचिन ने। और एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा, द्विनिषेचन में क्या होता है? एक बार तो निषेचन होगा जिसे हम युग्मक संलयन बोलते हैं, जो किनके बीच होता है? एक तो नर युग्मक के बीच होता है और दूसरा मादा युग्मक जिसे हम अंडकोशिका बोलते हैं उनके बीच होता है। और दोनों ही एगुणित होते हैं तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करेंगे जो द्विगुणित होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और दूसरी बार निषेचन होता है द्विध्रुव केंद्रक और नरयुग्मक के बीच, जो आपस में संलयित होकर के क्या बनाती हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करती है, जिसे पेन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है त्रिसंलयन। तो त्रिसंलयन और युग्मक संलयन या निषेचन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन बोला जाता है। अब याद रखिएगा ये जो निषेचन या युग्मक संलयन है इसकी खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर निषेचन या युग्मक संलयन की बात करेगा तो इसकी खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने, और अगर द्विनिषेचन की बात करेगा तो इसका खोज किया था नवासिचिन ने। अब बात करें द्विनिषेचन, तो याद रखिएगा द्विनिषेचन आवृत्तिबीजी पादपों का सबसे विशेष गुण होता है। यानी कि यह केवल आवृत्तिबीजी पादप यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट में ही देखने को मिलता है। कौन सा प्रोसेस? द्विनिषेचन। तो ये पूरा का पूरा आपको मालूम चल गया कि द्विनिषेचन क्या होता है, पराग इस तरीके से संकर्षण क्या होता है, किस तरीके से परागनलिका बोल सकते हैं बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। ये सारी बातें आपने देख ली हैं। तो आगे अब क्या होगा? ये जो युग्मनज है ये करेगा भ्रूण का निर्माण। अब किस तरीके से भ्रूण का निर्माण होता है इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और ये जो आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये क्या करता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और भ्रूणपोष कितने टाइप के होते हैं इसको भी आप नेक्स्ट सेशन में देखोगे। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।